नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है द हिंदू में पब्लिश हुआ है 1 सितंबर 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका। जैसे कि आप हेडिंग पढ़ ही पा रहे होगे, द एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू। एक राष्ट्रीय मुद्दा है एनवायरनमेंट का। अपने यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन, फिर इंडिया के बारे में, फिर पॉलिटिकल रिकॉर्ड और फोकस ऑन डिफॉरेस्टेशन, और साथ ही साथ लास्ट जो है क्रूशियल जो डायमेंशंस हैं या कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो ये इन्होंने अपने कह सकते हैं कि टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें इंक्लूडेड है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं हम एक एक पार्ट को, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट इशू आर द करेंट एट सेंटर ऑफ द हीटेड डिबेट। जो कि डिबेट हो रही हैं गर्मा गर्म अभी, उसमें मतलब जो राष्ट्रीय मुद्दों की हो रही हैं उनमें एनवायरमेंटल का जो मुद्दा है वो एक विशिष्ट स्थान रखता है। इवन द कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी फेल्ट इम्पेल्ड टू राइट ऑन इशू द हिंदू एडिटोरियल पेज स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रूल अगस्त 13 2020। तो जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी क्या इम्पेल्ड मतलब उत्तेजित किया या प्रेरित किया इस बात को उनके लिए, और उन्होंने द हिंदू में एक एडिटोरियल किया जिसका शीर्षक क्या था, स्टॉप द डिसमेंटलिंग एनवायरमेंटल रूल। जो वातावरण के रूल हैं उनको छिन्न भिन्न करना बंद किया जाए। और जो कि प्रजा, ये कौन है, फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूपीए गवर्नमेंट की शासन में थी, जो लिख रही हैं जयंती नटराजन। तो यूनाइटेड मतलब यूपीए गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने आई फील दैट एनवायरनमेंट इशू शुड बी एबव पॉलिटिकल डिसोनेंस। और यहाँ पर डिसोनेंस का मतलब मतभेद है। तो इनका ये मानना है कि जो वातावरण का जो मुद्दा है वो ऊपर रखना चाहिए बगैर किसी पॉलिटिकल मतभेद के या पॉलिटिकली फायदा उठाने के। डिसोनेंस मतलब जनरली होता है मतभेद या जो भी है। एंड टू दिस एंड अटेम्प्ट to highlight critical fact which need to be flagged for public knowledge। और इनका कहना है कि जो एडिटोरियल ये लिख रही हैं उनका ये एक प्रयास है कि जो लोगों को फैक्ट और जो है वो लोगों को इन सब के बारे में मालूम हो। टू पॉलिटिकली वेपनाइज्ड एनवायरमेंटल इशू इज अनप्रोडक्टिव एंड अनएक्सेप्टेबल। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो वेपनाइज मतलब एक हथियार की तरह अगर यूज़ करना है जो एनवायरमेंटल इशू को, तो वो अनप्रोडक्टिव रहेंगे और अनएक्सेप्टेबल भी है। क्योंकि अगर आपको राजनीतिक तो उसमें काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप राजनीतिक उसमें फ़ायदा उठा के और आगे निकल लोगे, उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा। तो इनका ये मानना है कि राजनीतिक रूप से नहीं, एक वास्तविक तौर पर इस चीज़ का मुद्दा उठना चाहिए कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बने। अब हाउ इंडिया फेयर्स, तो यहाँ पे फेयर्स मतलब सीधी सी बात है किराया भाड़ा। तो कैसे इंडिया फेयर्स पे है या क्या है, ये पूरा का पूरा ये डिस्कशन अपने उसमें करेंगे। तो इट मे बी पॉलिटिकली कन्वीनियंट बट नॉट प्रेजेंटिंग द कंप्लीट पिक्चर टू एक्सप्रेस shock at India being ranked at 177 out of the 180 countries in the Environmental Performance Index report। तो ये एक राजनीतिक रूप से बड़ा आरामदायक कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन अगर आप बात करें कि ये कंप्लीट पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है, क्या प्रस्तुत कर रहा है कि जो एक्सप्रेस जो शॉक जो लगा है, बीइंग रैंक्ड 177 रैंक आई है इंडिया की 180 कंट्री के अकॉर्डिंग। ये भी बता दें ये 2018 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये एक पॉलिटिकली ठीक है देखने में, लेकिन वास्तविकता कुछ इससे अलग है। बिसाइड इन द जून 2020 एपीआई इंडेक्स ईपीआई इंडेक्स इंडिया रैंक स्टैंड इम्प्रूव 168 नॉट 177 विच इज 2080 रैंक। तो जो 2018 में थी इसकी 177, लेकिन अगर 2020 की बात करें तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 168 हो गई। द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय 2 यूएस यूनिवर्सिटी। जो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है या बनाई जाती है वो दो अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई जाती है। पहली कौन सी है, येल यूनिवर्सिटी, और दूसरी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। दोनों के साथ कोलैबोरेशन होता है और ये रिपोर्ट बनाती हैं जो ईपीआई रिपोर्ट के बारे में, जिसमें
इंडिया की 2018 में 177वीं रैंक थी और 2020 में कितनी 168वीं रैंक हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन कमीशन एंड अवेलेबल रैंकिंग शो इंडिया एट 118 इन 2006। 118वीं रैंक 2006 में थी, 123वीं 2010 में थी, 155वीं 2014 में थी और 177 2018 में थी। देयर वाई giving a message opposite to that sought to be conveyed regarding our standing at 177 in 2018। तो देयर वाई मतलब इसके चलते हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 2006 में 118 थी, अब 2018 में बढ़ के कितनी हो गई 117। और अगर हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमारी 177 से घट के 2018 में जो थी कम हो गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑल्सो द एक्सपर्ट इन द टू यूनिवर्सिटी कंक्लूड, दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने उन्होंने एक कंक्लूड या एक जो होता है ना कि एक मतलब समरी जो दी है, कंक्लूड किया है। कैसे कंक्लूड किया है? द 2008 रैंकिंग सजेस्ट दैट वेल्थ इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एनवायरमेंटल सक्सेस। तो जो 2008 की जो रैंकिंग थी उसने सजेस्ट किया जो कि जो वेल्थ है या जो आपके पास समृद्धि है वो एक बहुत ही बड़ा निर्धारक साबित होता है एनवायरमेंटल सक्सेस के ऊपर या उसकी सफलता में। एनी बैलेंस बिटवीन द एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट नीड टू बी स्ट्रक विद इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन अवर प्रायोरिटी एंड नॉट सम इंटरनेशनल इंडेक्स। तो हमारी जो बैलेंस है बिटवीन एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट नीड के बिटवीन का, वो इंडिया के अंदर इस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए कि हम उसको प्राथमिकता देते हैं, ना कि इस बात पे बेस्ड होना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देना है या सच काइंड ऑफ थिंग। फर्दर द एनवायरमेंटल इंडेक्स साइटेड बाय मिसेस गांधी एज एक्सप्लेन्ड अबव शो अ ड्रॉप ऑफ 37 पॉइंट। तो अगर आगे इस बात पर गौर की जाए तो जो एनवायरमेंटल इंडेक्स का जो मिसेस गांधी ने एक्सप्लेन किया है पूरे का पूरा अबाउ, वो उसने कितना ड्रॉप शो किया 37 पॉइंट, जिसमें 6 पॉइंट आई ईयर, मतलब 6 पॉइंट पर हर साल घटा है 6 ईयर यूपीए रूल के अंदर, और 22 पॉइंट किस गवर्नमेंट के अंदर, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अंदर। द स्टेटिस्टिक्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी ये सांख्यिकी है या जो भी डेटा है वो खुद ही ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। पॉलिटिकल रिकॉर्ड या राजनीतिक जो रिकॉर्ड है वो क्या है? Pointed reference is made the Narendra Modi government's alleged preoccupation with crony capitalism and implementing ease of doing business to the determinant of environment। एक अगर रेफरेंस को माना जाए तो जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अलीज्ड मतलब तथाकथित मानसिक जो व्यस्तता है, प्रीऑक्यूपेशन मतलब मानसिक व्यस्तता, क्रोनी कैपिटल मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, और इम्प्लीमेंटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू द डिटर्मिनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये एक डिटर्मिनेंट या निर्धारक साबित होगा एनवायरनमेंट के लिए। दिस चार्ज इग्नोर द रिकॉर्ड ऑफ यूपीए गवर्नमेंट विथ इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कमिटीज वर सेट अप टू इम्प्लीमेंट ease of doing business as also a special monitoring cell in cabinet secretariat। तो जो ये आरोप है ये इग्नोर कर रहा है क्या? यूपीए गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो रिकॉर्ड है क्या कि जब इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो कमेटी बनाई गई थी और इम्प्लीमेंट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज ऑल्सो स्पेशल मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई थी कैबिनेट सचिवों की। रिगार्डलेस ऑफ अफिलिएशन एवरी गवर्नमेंट फेसेस दिस बैलेंसिंग चैलेंज। और मतलब ये जो मतलब चैलेंज है बैलेंस करने का डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का, हर एक गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। फर्दर द लिंक बिटवीन द ग्रेट विंटर स्मोक एंड पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, ग्रेट विंटर मतलब सर्दी, धुआं और पॉल्यूशन, नॉर्थ इंडिया, एंड द प्रेजेंट ड्राफ्ट EIA ड्राफ्ट इज नॉट रीजनेबल सिंस विंटर पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया डिड नॉट बिगिन इन 2014 आफ्टर नरेंद्र मोदी वाज इलेक्टेड। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो पॉल्यूशन होता है, मोस्टली आप दिल्ली का एग्जांपल हर एक व्यक्ति की जानता होगा, तो उसमें धुआं, पॉल्यूशन और सर्दी, इन तीनों का मिश्रण और जो EIA जो ड्रॉप्ड है, इन दोनों का कोई मतलब कोरिलेशन इनके सामने नहीं समझ में आ रहा है या लिंक समझ में नहीं आ रहा है।
कोई रीजनेबल या कोई उपयोगी। जबकि जो विंटर पॉल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि 2014 में ही स्टार्ट हुआ है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट द विंटर स्मोक एंड पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया एक्सेम्प्लीफाई द एनोमलीज ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो फॉग हो रहा है उन सब ने जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्टेट और केंद्र का जो बैलेंस है या जो रिलेशन है, उस चीज़ को क्या किया है, उन असमानताओं या उन विसंगतियों को क्या एनोमलीज मतलब विसंगतियां या असमानताओं को क्या उजागर करके रख दिया है। वेयर द इम्पेरेटिव ऑफ सेंटर एंड स्टेट डिफर। तो जहाँ पे जो जरूरी जो कामकाज है या जो जरूरी मुद्दे हैं वो सेंटर और राज्य के डिफर करते हैं अलग अलग उस पर। देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल लॉ विच आर इफेक्टिव इन प्रिंसिपल अगेंस्ट पॉइंट सोर्स लाइक इंडस्ट्रीज। तो जो एनवायरमेंटल के जो लॉ है वो इफेक्टिवली किसके अगेंस्ट है, जो इंडस्ट्रीज के, बट नॉट अगेंस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉल्यूशन सच एज स्टबल वार्निंग और पब्लिक यूजेस पॉल्यूशन रिलेटिंग टू द व्हीकुलर एंड हाउस होल्ड शोर्स। लेकिन वो मतलब इंडस्ट्री के तो अगेंस्ट हैं जो मतलब एनवायरमेंटल के रूल हैं, लेकिन उन रूल में जो जैसे किसान अपने खेतों में आग लगा देते हैं जो भूसा बचता है, या जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, या लोग जो घर पे पॉल्यूशन करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई उसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब जो पॉल्यूशन के मुद्दे हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल को ही टारगेट करते हैं मोस्टली। अनडाउटली बिग इंडस्ट्रीज हैव रेज्ड grievously in polluting our environment and government need to take stringent step against violator। और बेशक अनडाउटली मतलब बेशक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो रेड करती हैं ग्रीवियसली हमारे जो पॉल्यूशन को प्रभावित करती हैं, मतलब क्या पॉल्यूशन नहीं, एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं, और गवर्नमेंट को ज़रूरत है एक स्ट्राइजेंट मतलब एक कठोर स्टेप की जो भी इस चीज़ को क्या करते हैं वायलेट करते हैं या जो वायलेटर हैं। मिसेस गांधी राइट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ आदिवासी। मिसेस गांधी ने आदिवासी की प्रॉब्लम के बारे में भी लिखा। हाउ एवर दिस प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज इन जस्ट लास्ट फ्यू ईयर। जबकि ये कोई प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों से ही उठ के खड़ी नहीं हुई है। द यूपीए गवर्नमेंट वर अनेबल टू फ्रेम subordinate legislation and implement the Forest Right Act effectively for 8 long years। तो अब ये बोल रही है कि यूपीए गवर्नमेंट फेल या अनेबल थी या अनेबल हुई या मतलब उस चीज़ में विफल साबित हुई, किस चीज़ में, कि एक फ्रेम कर देती एक सबॉर्डिनेट बॉडी जो कि इम्प्लीमेंट करने का कारण बने या इन सब चीज़ों की व्यवस्था देखे कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उस चीज़ को इफेक्टिवली फॉलो किया जाए, इवन कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ही फॉलो किया जाए। इनफैक्ट मेजर डायल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज spearheaded by the Prime Minister's office in the UPA dispensations and office memorandum formalizing the dilution were issued despite objection from some quarters। और मेजर जो डॉल्यूशन हुआ फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। और इन द डिस्पेंसेशन मतलब जो वितरण की व्यवस्था है या जो वितरण किया गया, एंड ऑफिस मेमोरेंडम फॉर्मलाइजिंग, जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो फॉर्मलाइजिंग कर रहा था डाइल्यूशन का जो इशू डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम सम क्वार्टर्स, बजाय इसके कि वो ऑब्जेक्शन करे कुछ क्वार्टर्स के लिए। फॉरेस्ट वाज अ स्टेट सब्जेक्ट, फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट था कब तक, ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले तो स्टेट का सब्जेक्ट था लेकिन 42वें उसमें क्या हो गया, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। हाउएवर डिफेक्टो मतलब वास्तविकता में द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू विच इज़ वाई, लेकिन जो डाइल्यूशन हो गया कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन जो स्टेट की जो पावर थी वो भी अभी भी क्या थी, ज़्यादा थी। क्यों, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन स्टेट गवर्नमेंट हेजिटेट टू फुली इम्प्लीमेंट द फॉरेस्ट एक्ट। तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकली क्या हो, अफिलिएट हो जाओ, मतलब हर किसी को क्या कर लो, संबद्ध कर लो एक दूसरे के साथ, मतलब दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ, वो इस बात से डरी रही, हेजिटेट रही कि अगर फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट तो उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी और उसमें फिर पॉलिटिकल दूसरी पार्टी को या विपक्षी पार्टी को मुद्दा मिल जाएगा।
फोकस ऑन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ought to be a primary concern of any right thinking government, जो भी राइट थिंकिंग गवर्नमेंट है वो होना चाहिए था प्राइम कंसर्न या मुख्य चिंता किसकी, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज वाइल मेजर और नॉट ओनली कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो जो क्लियरेंस है माइनिंग की हुई या इंडस्ट्रीज की, वाइल मेजर आर नॉट ओनली कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो कि बहुत सी ऐसी है कि जो सिर्फ इस कारण नहीं होती कि सिर्फ डिफॉरेस्टेशन हो। पॉपुलेशन प्रेशर ड्यू टू विच स्लैश एंड वर्न has reduced in forest area from 70 to 20 year to 3 year, giving no time for forest regeneration and creeping conservation. Forest to cultivate land are both major driver of deforestation. अब इनका ये है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जला दिए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है फॉरेस्ट 17 से 20 साल, मतलब जो 17 से 20 साल में ख़त्म होगा वो 2 से 3 साल में ख़त्म हो रहा है। जो फॉरेस्ट रीजनरेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और धीरे धीरे क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट कल्टिवेटेड लैंड, फॉरेस्ट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेटेड लैंड के लिए फॉरेस्ट को काटना ही पड़ता है। तो ये दोनों भी मेजर ड्राइवर है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री ही मुद्दा नहीं है, जो जनसंख्या बढ़ रही है और फिर उसके लिए खेती करना या ये सब चीज़ें हैं वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक मुख्य कारण बन रहे हैं। देयर आर ऑल्सो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टिम्बर फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज पर्पज, यहाँ पर लकड़ियों की भी बहुत ज़रूरत हो रही है या लकड़ियों का बहुत यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री और घरेलू पर्पज़ के, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बन रहा है। However, while diversion of forest for mining and industry is regulated by law and challenged in court, the other major driver are not even discussed. तो यहाँ पे इंडस्ट्री का तो है ही, जो माइनिंग आयनिंग के लिए मतलब वो होती हैं, और कई ऐसे ड्राइवर हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, वो भी कारण है डिफॉरेस्टेशन के। निर्मल गंगा कैन बी अचीव्ड बाय जीरो डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंस and domestic sewerage by Aviral Ganga can only be achieved by constant balancing between irrigation need of agriculture and potable water for city to the one hand and environmental flow of the river on another hand. तो निर्मल गंगा कैसे अचीव की जा सकती है कि आप जो सीवरेज का जो डिस्चार्ज है उसको बिल्कुल जीरो कर दो, डोमेस्टिक जो सीवरेज है उसका जीरो कर दो, लेकिन जो अविरल गंगा कैन ओनली बी अचीव्ड, जो अविरल गंगा है, निर्मल गंगा तो आप क्या है साफ सफाई से वो कर सकते हो, लेकिन अविरल मतलब उसका प्रवाह कंटिन्यू रहे, अफ्लुएंस मतलब होता है प्रवाह, यहाँ पे प्रवाह, और अविरल गंगा का मतलब है कि अगर उसका प्रभाव इक्वल रहे या बराबर रहे, उसके लिए आपको कांस्टेंट बैलेंस करना पड़ेगा किस किस के बीच, कि जो नर्मदा ये जो गंगा है उससे जो सिंचाई की है वो भी प्रॉपर तरीके से पूर्ण सिंचाई की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाए, और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं या जो एनवायरमेंटल इशू हैं उन सबको भी ध्यान में रखा जाए, जिससे गंगा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से बना रहे। तो इन सब चीज़ों को भी ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी हम इस चीज़ को दोनों जो निर्मल गंगा और अविरल गंगा को क्या कर सकेंगे, अचीव कर पाएंगे। ये दोनों क्रूशियल डायमेंशंस, बहुत से ऐसे जो डायमेंशन है महत्वपूर्ण जो दिशाएं हैं या महत्वपूर्ण वो हैं। द बैलेंस ऑफ इम्पेरेटिव बिटवीन द एनवायरमेंट एंड पॉवर्टी एरेडिकेशन एंड द क्रिटिकल नीड टू हार्मोनाइज द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट as also intelligence monitoring and compliance with law are vital dimension of environmental preservation. तो इन सब के बिटवीन बैलेंस करना पड़ेगा, किस किस के बिटवीन, कि भाई आपको पॉवर्टी एरेडिकेशन भी करना है, एनवायरनमेंट को भी देखना है, और कई सेंट्रल और लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाना है, इंटेलिजेंस की जो मॉनिटरिंग है वो भी करना है, और उन रूल कंप्लाइंस मतलब उन महत्वपूर्ण डायमेंशन का भी पालन करना है जो एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण के लिए उपयोगी हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा।
to address environmental protection from standpoint of ideological or political mooring is to sound the death knell of our environment. और अगर एड्रेस करें किस चीज़ के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कहाँ, किस स्टैंड पॉइंट या किस मंच से, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मूरिंग, पॉलिटिकल मंच से, तो हम ये देखेंगे कि हम सुन पाएंगे उस साउंड को जो एनवायरमेंटल की एक मृत्यु की सूचना देता है कि हमें एनवायरमेंटली अभी जागरूक हो जाना चाहिए, नहीं तो नियर फ्यूचर में नहीं है तो हमें झेलना पड़ेगा एक प्रकार से कई इशू जो एनवायरमेंटल इशू होते हैं. द एनवायरमेंटल इज अ नेशनल इशू विच रिक्वायर द अनवेवरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन. तो ये एक बहुत राष्ट्रीय मुद्दा है और उसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, केंद्र को, राज्य को और लोगों को भी, बगैर किसी पॉलिटिकल मतभेद के या अफिलिएशन के. अफिलिएशन मतलब होता है जुड़ाव या संबंध रखना, जैसे लोग भी हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को संबंध रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखती है, कोई केंद्र सरकार किसी पर्टिकुलर राज्य सरकार को महत्ता देती है, कोई राज्य स्टेट्स गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर केंद्र सरकार को महत्व देती है. तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमें एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए या बनाना पड़ेगा. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे एडिटोरियल. सो थैंक यू फॉर टुडे.